फिर जब बात महिलाओं की आई तो ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उस समय तो हर सेटिंग हो जाती थी ना मैम। अगर ऐसा होता तो नंबर गेम तो पहले भी नहीं थे। ये जनगणना और परिसीमन की जो शर्तें जोड़ी हैं, क्या खुद आप इस बिल को वेंटिलेटर पर नहीं ले गए? मैं हूं यासर मलिक। इससे आप आगे क्या करेंगे? अपने अपने हिसाब से सेटिंग बैठा लेंगे जिन राज्यों में आपको लगता है आप जीत रहे हैं, जैसे आपके ये उत्तर के जो राज्य, यहां पर आप जो है सीटें बढ़ा देंगे। ये आपके लिए आप एक तरीके की साजिश रच रहे हो कि ये नंबर गेम में पिछड़ कैसे गए? क्योंकि यहीं से शक की सुई बीजेपी और एनडीए पर आ रही। या तो आपकी रणनीति फेल हो गई, और क्या महिलाओं का मामला था इसलिए फेल हो गई? और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। इनकी मांग थी कि परिसीमा और जनगणना हटा दीजिए। अगर ये हटा देते और लागू करा देते, बाद में देखा जाता। ये भी हो सकता था ना, अगर आपकी इतनी इच्छा थी। उनकी बात मान लेते। पिताजी वही तो हम कह रहे हैं ना कि 23 में हमने अगर ये लगाया है। महिला आरक्षण बिल पर नई एंकर अर्पिता आर्या ने मचाया धमाल। जब अर्पिता आर्या ने तीखे तीखे सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता का हलक सूख गया, यानी कि उनके मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे। वो सोच रही थी कि मैं कहां आज फंस गई, क्योंकि अर्पिता आर्या ने ऐसे सवाल दागे और वो सवाल अर्पिता आर्या ने पूछे हैं जो पूरे हिंदुस्तान की जनता के दिल में और दिमाग में है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो महिला आरक्षण बिल गिर गया और वो पास नहीं हो पाया, और इस पर अब राजनीति क्यों हो रही है, इसको पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्यों लेकर जाया जा रहा है। अगर ये राजनीति का मुद्दा नहीं था तो फिर इसको चुनाव में क्यों घसीटा जा रहा है, जिस पर अर्पिता आर्या ने बहुत ही अच्छे तीखे तीखे सवाल बीजेपी की प्रवक्ता और जेडीयू की प्रवक्ता से पूछे तो दोनों के हलक सूख गए। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। अर्पिता आर्या की बहुत शानदार डिबेट है। अर्पिता आर्या और गोदी एंकरों की तरह नहीं है जो सवाल नहीं पूछती है। अर्पिता आर्या ने एक एक सवाल, जैसे संदीप चौधरी डिबेट करते हैं, रवीश कुमार डिबेट करते थे, वैसे ही अर्पिता आर्या डिबेट करती है और सवालों से भागने नहीं दिया इस डिबेट में भी। तो बहुत शानदार डिबेट है, पूरी डिबेट देखिए। मैम, ये किससे फायदा किससे नुकसान? क्योंकि 11 सालों में तो हमने ऐसा नहीं देखा कि कभी ऐसा हुआ हो कि कोई आप कोशिश कर रहे हो किसी बिल को लाने के लिए, साठ गांठ दंड भेद हर प्रकार का इस्तेमाल हो जाता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए लाया गया था? बिल्कुल नहीं। यही बात सोचने की है और समझने की है कि यह एक विचारधारा की लड़ाई थी, जिस विचारधारा में भारत की महिलाओं को 33% आबादी को उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही थी, और दूसरी तरफ राजनीति थी जो घड़ियाली आंसू बहाकर सिर्फ कहने के लिए महिलाओं की हितैषी थी, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा था महिलाओं को संसद की दहलीज से बाहर रखना। ये विचारधारा बनाम राजनीति का मुद्दा था, न कि इसमें कोई छल और प्रपंच था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल ही स्पष्ट कहा कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दे देते। ये उनके सम्मान की लड़ाई थी, और अगर हमारे विपक्षी के अंदर इतनी ही संवेदना हमारी महिलाओं के प्रति है, उनके अधिकार के प्रति वो इतने ही बहुत ही ऊर्जावान हैं, जागरूक हैं, महिलाओं के प्रति बहुत सजग हैं, तो 30 वर्षों में उन्होंने क्यों नहीं अपने कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में इस बिल को पारित कराया? लेकिन आज जब 2023 में इस बिल को दोनों सदनों से पास किया गया और 2029 में उसको लागू किया जाए, उस उद्देश्य के साथ। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, उस पर कोई बात नहीं है। आपने ये जो बात आप कह रही हैं, ये लगातार बीजेपी ये कह रही है। मैं वही बात पूछ रही हूँ कि ये केवल ये दिखाने के लिए कि देखिए विपक्ष महिलाओं के अगेंस्ट है, क्योंकि अब नेता जो है वो बहुत सीधा गणित है मैम। नेता सबसे पहले अपना वोट बैंक देखता है, और अगर आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए तो बीजेपी जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा महिलाएं सपोर्ट करती हैं। तो अपने ऑडियंस को साधने की क्या ये सीधे कोशिश है? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ मैम, ये जनगणना और परिसीमन की जो शर्तें जोड़ी हैं, क्या खुद आप इस बिल को वेंटिलेटर पर नहीं ले गए? देखिए, बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल पवित्र और पाक था, लेकिन उस पर कुठाराघात विपक्षियों ने किया है। आपने नंबर गेम के बारे में आपने कहा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे पता है कि हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन मैं अपने विपक्षी सांसदों से ये अपील करता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। और ये कोई व्यक्ति का पहला ही सवाल था। मैं ये कह रही हूँ 11 सालों में ऐसा नहीं हुआ, फिर जब बात महिलाओं की आई तो ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उस समय तो हर सेटिंग हो जाती थी ना मैम। अगर ऐसा होता तो नंबर गेम तो पहले भी नहीं थे। 2010 में कैसे हुआ था? 2010 में जब
यूपीए के कार्यकाल में राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर भी इस बिल का समर्थन किया था। 2023 में जब इस बिल को पास किया गया तो विपक्ष के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें अपना मतदान किया। तो आज कौन सी जनगणना और परिसीमन के जो दो शर्तें जोड़ दी और आज आप उसी को नहीं समझ पा रहे हैं, वो उसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि ये गलत किया है, इससे आप आगे क्या करेंगे? अपने अपने हिसाब से सेटिंग बैठा लेंगे। जिन राज्यों में आपको लगता है आप जीत रहे हैं, जैसे आपके ये उत्तर के जो राज्य, यहां पर आप जो है सीटें बढ़ा देंगे, ये आपके लिए आप एक तरीके की साजिश रच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है और इसीलिए वो इसके अगेंस्ट है। देखिए मुद्दा तो यह है कि आप समझना चाहते हैं अथवा नहीं। जब देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि दक्षिण राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान में 129 सीटों से इसे बढ़ाकर 190 के पार सीटें हो जाएंगी इस परिसीमन के बाद। तो ये बढ़ी हुई सीटों पर लोगों का जश्न होना चाहिए या मातम होना चाहिए और महिलाओं को वहां जाने से रोकना चाहिए? ये मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं कि अगर आप सच में ही तैसी थे तो कहीं से भी परिसीमन का कोई मुद्दा नहीं था, जनगणना के बाद इसको होना था। सबको पता है कोरोना काल में जनगणना नहीं हो पाया, इसलिए 2029 तक करने में इसको संशोधन बिल लाना पड़ा सरकार को, ताकि 29 में इसका लाभ लोगों को, महिलाओं को मिले। अन्यथा हमें तो 2034 तक इंतजार करना पड़ेगा। और क्या गलत किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह सोच कर कि जल्द से जल्द संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं की आवाज गूंजे? क्या उनकी सोच गलत थी? उनकी सोच गलत नहीं थी, सोच और नियत विपक्षियों की गलत है, जिन्होंने इस महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित नहीं होने दिया। और वो बाहर जाकर जश्न मना रहे थे। इस देश की महिलाएं और आधी आबादी इसको माफ नहीं करेंगी। प्रीति जी ठीक है। महिमा जी जय हिंद। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भाजपा की प्रवक्ता को बोलते हुए सुनकर, मंशा की बात सुनकर, प्रधानमंत्री की असल में क्या मंशा है वो सुनकर के बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है। अर्पिता, कल जब प्रधानमंत्री का हमने वो भाषण सुना जिसके माध्यम से उन्होंने एक जो परंपरा चली आ रही थी देश के नाम संदेश देने की, उसकी परंपरा को ध्वस्त करते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए उसे एक रैली के माध्यम बना दिया, एक विपक्ष का खंडन करने का माध्यम बना दिया। उसके बारे में तो मैं जरूर आज आलोचना करना ही चाहती हूं, लेकिन आज मैं भाजपा की प्रवक्ता को और समूची भाजपा को और उन सब लोगों को जो आज इनका ये जो इनके विलाप में इनके साथ हैं, उन सब लोगों को ये जरूर संदेश देना चाहती हूं कि आज याद करें 11 दिसंबर 1949 के रामलीला मैदान में की गई उस रैली को, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था, जिस रैली में पंडित नेहरू के और बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूके गए थे, जिस रैली में हिंदू कोड बिल का जो बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, उसका खंडन भाजपा के जो पूर्वज है ना, जो आरएसएस है या हिंदू महासभा है, उन्होंने किया। और बल्कि खंडन ही नहीं किया, उन्हें आपत्ति थी कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार हिंदू कोड बिल के माध्यम से मिल जाएगा। उन्हें आपत्ति थी कि महिलाओं को विवाह में अपने मन मुताबिक फैसला लेने का अधिकार मिल जाएगा, तलाक का अधिकार मिल जाएगा। वो हिंदू महासभा का विरोध जो हिंदू कोड बिल का किया गया, जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, वो आज मैं याद कराना चाहती हूँ भाजपा की प्रवक्ता को और समूची भाजपा को। मैं आज ये भी याद कराना चाहती हूँ अर्पिता जी आपके शो के माध्यम से कि 1989 में जब राजीव गांधी जी की सरकार ने पहली बार वो बिल लाया, वो कानून बनाया और उसे लागू कर दिखाया, जिसके माध्यम से महिलाओं को पंचायतों में, नगर पालिकाओं में आरक्षण मिला, और उस आरक्षण की वजह से आज इस देश के अंदर 15 लाख महिलाएं सरपंच बनी बैठी हैं, नगर पालिकाओं में उच्च स्थानों पर हैं। वो राजीव गांधी जी का सपना था, वो सपना जिसे भाजपा ने एक अलग रंग देकर के आज इस देश की महिलाओं को छलने का काम किया। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करें और वहां पर वो आपको इंटरव्यू लेकर के बोले कि अरे भाई थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे जरा ये समझा दीजिए। मैं आपकी सारी बात बहुत तसल्ली से मैंने सुना, मैं ये समझना चाहती हूँ, आपने कहा
आपने कहा कि ये आप लाना चाह रहे थे और आप लेकर आए थे, लेकिन अब बीजेपी आपने इसको स्वीकारा क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि अब आप महिला विरोधी हो गए, कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी हो गई, पूरा विपक्ष महिला विरोधी हो गई। किस चीज से? आपको परिसीमन और जनगणना की बात तो समझ में आती, जो ये ओबीसी कोटा आपने जोड़ा मैम, क्योंकि 2010 जब आप लेकर आए तब तो आपने ये कोटा नहीं जोड़ा था, उसमें आप जोड़ लेते उस समय। अब आप ये कह रहे हैं तो सिर्फ ये राजनीति के लिए कह रहे हैं क्या? अर्पिता जी, हमने न सिर्फ इस बिल का समर्थन किया, न सिर्फ कांग्रेस के पूर्ण समर्थन से ये बिल पास हुआ 2023 में, जो पहले कई बार और कई बीच में आए हुए रोधकों के कारण नहीं हो पाया था। अब न सिर्फ ये पास हुआ, बल्कि अब तो ये 16 अप्रैल को नोटिफाई भी हो चुका है। और रही बात जातीय जनगणना की, हम मानते हैं भाजपा ने एक बहुत ऐतिहासिक यू टर्न लिया। हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अपने ही मुंह पर करारा तमाचा उस दिन मारा जब। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी अर्पिता आर्या और बीजेपी की प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाने वाली है, साथ के साथ जेडीयू की प्रवक्ता की भी धज्जियां उड़ेंगी, तो पूरी डिबेट देखिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में दिए हुए अपने उस एफिडेविट का यू टर्न लेते हुए कहा कि हाँ, हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जिसे वो कांग्रेस पार्टी का अर्बन नक्सलिज्म बोलते थे। अब उन्होंने कहा हम करवाएंगे, लेकिन आज उनके गले की फांस बन चुका है, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। आज ये सब जानते हैं, समूचा देश जानता है, भाजपा और प्रधानमंत्री इस तरह के ये जो दांव पेच है खेलने पर मजबूर इसलिए हो गए हैं क्योंकि देश के सामने एक नैरेटिव पेश करना था। हमने विरोध किया इस प्रकार से किए जाने वाले परिसीमन का, जो अपने मन मुताबिक अपनी मन मर्जी से भाजपा कर देना चाह रही है। ये 400 पार क्यों चाहते थे आज पूरा देश जानता है अर्पिता जी। ये तो शुक्र है इस देश की जनता जनार्दन ने इन्हें रोक लिया। हम सारी महिलाएं हैं, हम बहुत बखूबी समझ रहे होंगे कि महिलाओं के हक की क्या सिर्फ बात हो रही है या इस पर इसका राजनीतिकरण हो रहा है। हम यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। मैं जरा नाइट जी आ रही हूँ, नाइट जी इसके बाद तुरंत आ रही हूँ। मैं एक सवाल, क्योंकि सुनिए ना, इसलिए मैं ये कह रही हूं क्योंकि देखिए बहुत आसान है। आप ये कह रहे हैं कि देखिए हमने यहां पर ये किया, यहां हमने ये नहीं किया, लेकिन अगर हम लोकसभा के, अगर 2001 सेकंड अभी मैं ये लूंगी, पीसीआर रुक जाइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो बीजेपी ने मैम 15% केवल महिला उम्मीदवार उतारे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने 12%, 12.5%। उसके बाद टीएमसी सबसे ज्यादा 28.5%, एसपी समाजवादी पार्टी 16.1%। आप महिलाओं की बात करते हैं ना, तो उसकी शुरुआत आप अपनी पार्टी के अंदर क्यों नहीं करते? आप कम से कम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो दीजिए कम से कम उनको सीटें। वहां किसी ने नहीं दिया। इससे दिखता है कि कौन सी पार्टी कितनी बड़ी हितैषी है। चलिए, मैंने लोकसभा आपको बता दिया, यूपी विधानसभा अगर चल ले तो बीजेपी ने मैम 12% केवल। उसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी 12%। हाँ, कांग्रेस पार्टी महिला है, लड़ सकती है, उसके आधार पर 40% लेकर जरूर आए थे, लेकिन उसका उनको फायदा नहीं मिला, तो उनका जो समीकरण वो बदल गया। यानी जीत हार के साथ ही, यानी आप हमेशा जिताऊ कैंडिडेट उतारेंगे, उसमें महिला और पुरुष का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं, दरअसल बहुत कुछ तस्वीर साफ करते हैं। नाइट जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। सारी ये मैंने जनता के लिए बताया, क्योंकि आप जो महिलाएं इस वक्त टीवी देख रही है ना, उनको ये समझ में आए कि राजनीतिक दल कितने आपके अधिकार के बारे में सोचते हैं, टिकट देने के नाम पर कितने परसेंटेज पे आपको टिकट मिल रहा है। जहां कर सकते हैं वहां नहीं कर रहे हैं, जहां नहीं हो रहा है वहां बता रहे हैं कि देखिए हो नहीं पा रहा है। मुझे जल्दी एक रिएक्शन ले लीजिए। अनुप्रिया जी। अर्पिता जी, आपने कहा कि राजनीतिक यहाँ पर साधने का प्रयास हुआ था। राजनीतिक हम कतई नहीं कर रहे। हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि 2029 में महिलाओं इसका लाभ ले सके और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में वो सम्मिलित हो सके। लेकिन राजनीतिक की बू कहाँ आई? आप एक स्टेटमेंट याद कीजिएगा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा कि अगर ये बिल पारित हो जाता तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो बहुत ही प्रख्यात हो जाते, महिलाओं के अंदर में उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती, और नहीं भी पारित होता तब भी वो उसका जो है राजनीतिक साधेंगे। तो ये विपक्ष तो ये सोच समझ के बैठी थी ना, ये बिल अगर संशोधन होकर के 2029 में अगर लागू, नहीं गलत नहीं महिमा जी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट प्रियंका गांधी ने दिया है। ये महिलाओं को ये विपक्ष जान रहा था कि स्टेटमेंट दे करके जो वर्तमान में जो जिन राज्यों में चुनाव है, हमारी कतई मंशा नहीं थी। चुनाव तो हर समय होता है, इस 5 राज्यों के बाद में भी अन्य राज्यों में चुनाव होगा, लेकिन 2023 में भी ये बिल हमने स्पेशल सेशन ला करके लागू करने का प्रयास किया। मैं जवाब हमें लगा कि इसमें परिसीमन में और क्वांटिटी में समय लगेगा, तो हम इसको पहले लागू करें।
और जो कह रही है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि हमारे यहाँ बहुत राजनीतिक, बहुत महिलाओं को सशक्तिकरण मिलता है, तो पूछिए उस परसेंटेज महिलाओं का दुपट्टा अनुप्रिया जी, मुझे आप एक बार समझा सकते हैं? एक सेकंड नाहिद जी आ रही हो, बीच में आप नहीं बोली नाहिद जी, मैं आपके बीच में नहीं नाहिद जी आ रही हो। नाहिद जी रुक जाइए, नाहिद जी रुक जाइए, कोई बात नहीं, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। अनुप्रिया, मैं क्या एक सवाल जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रीति जी से भी पूछा, बट आप उसमें बहुत प्रखरता से अपनी और बात रखनी, तो मैं जरा ये बस समझा दीजिए ना कि ये नंबर गेम में पिछड़ कैसे गए, क्योंकि यहीं से शक की सुई बीजेपी और एनडीए पर आ रही, ये जरा आप मुझे समझा सकती हैं क्या? क्योंकि अगर अभी तक का हम देखें, मतलब हमेशा गणित तो सेट कर ही लेती थी बीजेपी, एनडीए सेट कर ही लेती थी, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 होते थे, या तो नंबर गेम जब नहीं भी है तो जो आपके और दल है तटस्थ, उनको आप किसी तरह अपने साथ कर लेते थे, अनुपस्थिति की एक रणनीति होती थी, वॉकआउट कर गए, उसके बाद आपको अब 11 साल के इतिहास के पन्नों को देखें तो अभी तक कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अगर एनडीए चाह ले और वो ना करवा पाए, ये तो आप ही लोगों ने ऐसी छवि बनाई थी ना, तो ये छवि आखिरकार टूटी कैसे, ये जरा समझा दीजिए, ये हुआ कैसे? या तो आपकी रणनीति फेल हो गई, और क्या महिलाओं का मामला था इसलिए फेल हो गई? नहीं, बहुत स्पष्ट और बहुत सरल शब्दों में मैं समझाती हूँ। हमारी मंशा, यही से हमारी मंशा स्पष्ट थी और क्लियर थी, हम शुद्ध मंशा से थे। यही बात क्लियर करता है कि हमें पता था कि नंबर हमारे पास में नहीं, ठीक है, 2/3 बहुमत की जरूरत है, जिसमें हमने सभी दलों से सहमति की मांग की, और सभी दलों ने, मैं फिर कहती हूँ कि सभी दलों ने 2023 में ये लागू करने का हमें जो सहयोग किया, लेकिन हमने फिर कहे कि हमें लगता है कि यह लागू नहीं हो सकता था। 2029 में हमने अपील की, लेकिन जहां की कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल, इनको यह डर था कि कहीं 2029 में फिर से पुनः एनडीए। अच्छा सुनिए, इनकी मांग थी अनुप्रिया जी, इनकी मांग थी कि परिसीमा और जनगणना हटा दीजिए, अगर ये हटा देते और लागू करा देते बाद में देखा जाता, ये भी हो सकता था ना। अगर आपकी इतनी इच्छा थी, उनकी बात मान लेते, अच्छा ठीक है परिसीमा और हम जनगणना हटा देते, अभी से लागू कर देते, क्योंकि इतिहास में हमने देखा है ना, पंचायत और नगर निगम चुनावों में तो ऐसे कोई परिसीमन या जनगणना का खेल था ही नहीं, ये तुरंत ही लागू हो गया, यहाँ भी हो जाता, क्या दिक्कत थी? अर्पिता जी वही तो हम कह रहे हैं ना कि 23 में हमने अगर ये लगाया है परिसीमन और जनगणना की बात में, उसमें सहमति विपक्ष की भी थी, जो वर्तमान में विपक्ष है। अच्छा, तो आज संशोधन करके 29 में, क्योंकि हम चाहते थे कि 29 में महिलाएं सम्मिलित हो और लोकतंत्र के मंदिर में शामिल हो, लेकिन इनको डर था कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार ने बना और महिलाओं का जो है आप एनडीए की तरफ नहीं हो, जैसा कि 2025 के विधानसभा बिहार के इलेक्शन में हुआ। आपको याद होगा अर्पिता जी, महिला हो गई बात इनकी, पिताजी हो गई, ये दुपट्टा खींचने वाली महिलाओं की दुपट्टा खींचने वाली पार्टी से कितना पर्सनल नहीं, ठीक है अनुप्रिया जी रुक जाइए जरा, ये तो बात महिलाओं को अपमान करने की पराकाष्ठा पार कर दी थी। लेकिन जो बार बार ये कह रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता और इनके सहयोगी दल कि ये लिख कर भेजा था, अरे 1 मिनट इनको चुप कराइए। अनुप्रिया जी रुक जाइए, हाँ नाहिद हो गई इनकी बात, बार बार कह रही है कि परिसीमन का लिखा हुआ था तब नहीं बोला। देखिए बात ये थी कि जब 2023 में, अब तो सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि महिला आरक्षण बिल जो कानून बन चुका है, ये अभी 16 अगस्त को नोटिफाई किया था। जब 2023 में ये सर्वसम्मति से पारित हुआ था, तब विपक्ष ने कहा था, संपूर्ण विपक्ष ने, सपा सहित संपूर्ण विपक्ष ने, कि इसको तुरंत अभी 2024 में लागू कर दीजिए ताकि सारी महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए और कुछ नहीं तो 180 महिलाएं हाउस तक पहुंच जाए। तब इनका ये प्रावधान था कि 2026-27 में सेंसस। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। अर्पिता आर्या की ये डिबेट आपको कितनी अच्छी लगी, कमेंट जरूर कीजिए। लेकिन फिर ये मामला इस तरह से तब्दील हो गया कि अब जो भाजपा सरकार, चूंकि पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी और महिला विरोधी पार्टी, तो इनको ये समझ में आया कि अगर हम 2026-27 का सेंसस करेंगे तो समाजवादी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष ये मांग करेगा कि जातिगत जनगणना कराए, क्योंकि यही हमारी पहले से मांग है। जातिगत जनगणना होगी तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से परिसीमन होगी, तो इनका तो सारा खेला खराब हो जाएगा। जो इलेक्टोरल मैप को जो अपने हिसाब से तब्दील करना चाहते हैं, खेला खराब हो जाएगा। तब इन्होंने दिमाग लगाकर ये बात कही। अब इस खेले पे ही जरा मैं एक बार नम्रता जी को अभी माफी के साथ, क्योंकि मैं अभी तक नहीं जा पाई हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। महिला आरक्षण बिल संसद के अंदर पास नहीं हो पाया, बहुमत मिल नहीं पाई और वो बिल गिर गया, और अब इस बिल को और इस मुद्दे को पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है महिलाओं के वोट को बटोरने के लिए। और कैसे बताया जा रहा है कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है, विपक्ष ने इस जो बिल को पास नहीं होने दिया, टीएमसी ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, वो कैसे महिलाओं के आरक्षण को छीनना चाहते हैं, महिलाओं को दबाना चाहते हैं।
ये बीजेपी की तरफ से चालें अब पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में चली जा रही है, जिसका अब उनको क्या फायदा मिलेगा इसका, या फिर जो महिलाएं हैं वो समझ जाएंगी कि ये कोई चाल है। अगर बिल को पास ही करना था, जैसा विपक्ष लगातार कह रहा था कि परिसीमन और जातिगत जनगणना के आधार को हटाकर 543 पे अभी लागू कर दो, अभी सब हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन भाजपा ने इस बात को माना नहीं। भाजपा ने यही कहा कि अभी वोट देकर इसको पास कर दिया जाए, उसके बाद 2026-27 में जनगणना होगी, उसको आधार बनाकर 2029 में जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा परिसीमन होने के बाद। जिस पर विपक्ष ने लगातार आरोप भी लगाया कि ये परिसीमन अपनी मन मर्जी के मुताबिक करेंगे, जहां ज्यादा इनकी बहुमत वाली सीटें हैं वहीं पर ये सीटें बढ़ाकर और जो है सत्ता में रहने की कोशिश करेंगे, अपनी चालाकी से, अपनी मनमर्जी से सारी सीटों को अपने हिसाब से बढ़ाएंगे। परिसीमन में जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ाया जाएगा और ये करीब लोकसभा की इस समय 543 सीटें हैं, तो जो परिसीमन होगा तो उसमें अंदाजा लगाया जा रहा है बढ़कर लगभग 815 या 850 सीटें हो जाएंगी। तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि परिसीमन ये अपनी मर्जी से करेंगे और जहां पर इनका दबदबा है वहां पर सीटें बढ़ाकर ये जो है हमेशा सत्ता में रहने की पूरी चालाकी चल रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया संसद के अंदर और ये बिल गिर गया। अब इस बिल को लेकर राजनीति भी तमाम हो रही है और चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जाया जा रहा है। जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, 23 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है, फिर 29 को है, तो अब इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा कि अर्पिता आर्या ने कितने शानदार तरीके से सवाल पूछे। अगर बीजेपी की मंशा और नियत थी कि इस महिला आरक्षण बिल को लागू करना है और महिलाओं को आरक्षण देना है, तो फिर जो विपक्ष लगातार बात बोल रहा था परिसीमन और जनगणना को जो है इससे अलग करके और अभी इसको लागू कर दिया जाए, 543 पर ही लागू कर दिया जाए, तो क्यों नहीं मानी गई इस बात को। अगर बीजेपी की मंशा ये थी, जब सवाल पूछा तो बीजेपी की प्रवक्ता कैसे जवाबों से भागती नजर आई। और अर्पिता आर्या ने एक और बहुत शानदार सवाल पूछा, अगर एनडीए किसी भी बिल को पास करना चाहता है तो वो किसी भी तरीके से सान दान दंड भेंट सब अपनाकर बिल को पास कर लेता है। ऐसा अभी तक देखा गया है, जितने भी बिल हैं सारे बिल पास किए गए हैं, लेकिन इस बिल में एनडीए ने कोई भी मतलब पास करने की रुचि नहीं दिखाई, ना ही सांसदों को तोड़ा। अगर एनडीए चाहता है कि ये बिल पास करना है तो वो किसी भी तरीके से कर लेता है, लेकिन ये महिलाओं के आरक्षण का बिल था, क्या इसको राजनीति का मुद्दा बनाना था इलेक्शन में, इसीलिए ज्यादा इस पर जोर नहीं दिया गया, या महिलाओं की बात थी इस पर इसलिए जोर नहीं दिया गया। जब ये अर्पिता आर्या ने पूछा तो बीजेपी प्रवक्ता इसका भी जवाब नहीं दे पाई। और अर्पिता आर्या बहुत ही शानदार डिबेट करती हैं, जब भी डिबेट करती हैं बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, और अंजना ओम कश्यप हो या चित्रा त्रिपाठी हो या और गोदी मीडिया के एंकर हो, उनकी तरह नहीं है। संदीप चौधरी और रविश कुमार की तरह डिबेट करती हैं, सत्ता पक्ष से जो सवाल पूछने चाहिए वो सवाल पूछती हैं, और इस डिबेट में भी ऐसा ही किया। आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए, और अर्पिता आर्या की डिबेटें आपको पसंद आती हो तो अर्पिता आर्या के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर लिख कर जाइए।